हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक गिवन डीएफए के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई जाती है। इसका मतलब ये होगा कि डीएफए जिस पार्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा होगा उस पार्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग के लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिवाइस करके निकालना है। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि हम डीएफए का रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्जन कर रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है आर्डन्स थ्योरम के स्टेटमेंट की। अब देखिए यहां पर ये आर्डन्स थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है जो हमसे ये कह रहा है कि अगर पी और क्यू रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं जहां पर कि पी के अंदर कोई भी नल सिंबल नहीं है, मतलब कि नल सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय पी, देन इन दैट केस अगर कोई इक्वेशन हमें दी गई हो आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी के फॉर्मेट में, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट सॉल्यूशन इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। फिर से मैं कहता हूं आपसे कि आर्डन्स थ्योरम का स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी के फॉर्मेट में है तो हम उसे आर इज इक्वल टू क्यू पी स्टार के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका यूज हम लोग करेंगे डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते समय। अब यहां पर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी हम एक डीएफए का रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि उस डीएफए में कोई भी नल एज नहीं होनी चाहिए। तो अगर नल एज है तो आपको क्या करना है, उसको हटा देना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस डीएफए के अंदर केवल एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट है तो हम उन्हें मर्ज करके पहले उसे एनडीएफए टू डीएफए में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद ये दो कंडीशंस अगर हमारी मीट आउट हो रही है तो फिर हम उसके बाद इस प्रोसीजर को यूज करके क्या कर सकते हैं, एक डीएफए से एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन सेट बना सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल डीएफए यहां पर दिया गया है। इस डीएफए के एग्जाम्पल को आप हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वो इक्वेशन बनाई गई है। तो मैं इनिशियली आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन दिखा रहा हूं, उस पोर्शन को आप लोग देखिए। हम स्टेट Q1 की स्टेट इक्वेशन की बात करते हैं। सिंस वो इनिशियल स्टेट है तो हम बिना किसी इनपुट के भी वहां तक पहुंच जाते हैं, आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें Q1 तक पहुंचना है तो हम नल के इनपुट से ही पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए Q1 तक पहुंचने का क्या है कि Q1 में A का इनपुट देकर के भी आप Q1 पे ही पहुंच रहे हैं। सेल्फ लूप दिया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है ना। इट मींस दैट कि Q1 में A के इनपुट से आप कहां पहुंचेंगे, आप Q1 पे ही पहुंचेंगे। से फॉर एग्जांपल Q1 में A का इनपुट दिया, वापस लौट के आप Q1 पे आ गए। सिमिलरली Q2 में B के इनपुट से भी आप कहां पहुंच रहे हैं, Q1 में पहुंच रहे हैं। यानी Q1 तक पहुंचने के तीन रास्ते हो गए, पहला नल, दूसरा Q1 में A के इनपुट पर और तीसरा Q2 में B के इनपुट पर। जब हम इन तीनों का यूनियन फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मिल जाती है Q1 की स्टेट इक्वेशन, जो कि यहां पर दी हुई है। आप देख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q1A प्लस Q2B प्लस नल। तो यहां पर हमारा काम सबसे पहले हर एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टेट इक्वेशन बनाना है। अब हम देखिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब यहां पर जो पहला काम आपको करना है वो है स्टेट इक्वेशंस बनाना। तो देखिए मैं Q1 की स्टेट इक्वेशन बना रहा हूं, कैसे बनेगी देखिए ध्यान से। मैं लिखूंगा Q1 इज इक्वल टू नल, क्योंकि हम यहां तक बिना किसी इनपुट के भी पहुंच सकते हैं। Q1 इनिशियल स्टेट इज गिवन डीएफए में, प्लस दूसरा सेक्शन क्या है, Q1 में अगर A का इनपुट दोगे तो भी आप Q1 पे पहुंच रहे हो। तो दूसरा सेक्शन आप क्या लिखोगे, Q1A, यानी मैंने Q1 में A का इनपुट दिया तो भी मैं यहां पर एज है तो Q1 पे पहुंच रहा हूं। दूसरा Q2 में B के इनपुट पे भी आप Q1 पे पहुंच रहे हो, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, प्लस Q2B। ये बन गया हमारा स्टेट Q1 तक जाने के हमारे पास यही तीन पॉसिबल तरीके हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने Q1 की स्टेट इक्वेशन को बनाया। इसी तरह से अब आप Q2 की भी स्टेट इक्वेशन को बनाएंगे डायग्राम को देख करके। तो देखिए Q2 तक पहुंचने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। Q1 में A के इनपुट से आप पहुंच रहे हैं तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, Q1A। ध्यान दीजिएगा मैंने स्टेट पहले लिखी है, बाद में इनपुट सिंबल लिखा है, इस पर ध्यान दीजिए। फिर देखिए Q2 में अगर B का इनपुट है तो भी हम Q2 में पहुंच रहे हैं, तो हम प्लस करके यहां पर क्या लिखेंगे, Q2B। सिमिलरली Q3 में एक इनपुट से भी हम कहां पहुंच रहे हैं, Q2 पे पहुंच रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, वी विल राइट हियर Q3A। मैंने स्टेट को पहले लिखा है, बाद में इनपुट सिंबल को लिखा है। ध्यान रखिएगा हर एक स्टेट एक सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो इसलिए वो स्टेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रिंग को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है इनडायरेक्ट वे में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको किसके लिए स्टेट इक्वेशन लिखनी है, Q3 के लिए। और Q3 की स्टेट इक्वेशन क्या होगी वो देखिए ध्यान से। Q2 में A के इनपुट से आप Q3 पे पहुंच रहे हैं,
तो आपने लिखा Q2A। अब आपने कह दिया कि हम Q2 में A के इनपुट पे हम कहां पहुंच रहे हैं, Q3 में पहुंच रहे हैं। अब ये तीनों हमारी 1 2 3 क्या हो गई, इनके आगे आप चाहें तो नंबरिंग भी डाल सकते हैं कि ये हमारी किस तरह की हो गई। ये तीनों हमारी तीन स्टेट इक्वेशंस हो गई। यू कैन कॉल देम एज 1 2 एंड 3। हर एक स्टेट के लिए आपने एक स्टेट इक्वेशन बना दी। अब हमें ये देखना होता है कि क्या कोई इस तरह का सब्स्टिट्यूशन है जिसे करके हम लोग किसी पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं या जिसे हम आर्डर्स थ्योरम के फॉर्म में ला सकते हैं। तो आपको याद है अभी भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि अगर कोई एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी के फॉर्मेट में आ जाती है तो आप उसे क्यूपी स्टार के फॉर्म में उसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। अब यहां पर मैं आपको एक सिंपल मेथड प्रपोज करता हूं जिसमें कि हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक स्टेट इक्वेशन का दूसरी स्टेट इक्वेशन में और फिर कैलकुलेट करके निकालेंगे कि रिजल्ट क्या है। चलिए सपोज करिए कि मैं Q3 की जो वैल्यू है उसे उठाकर किस में रख देता हूं, एक्सप्रेशन नंबर 2 में रख देता हूं। Q3 की वैल्यू को मैंने किस में लिख दिया, Q2 के एक्सप्रेशन में लिख दिया, क्योंकि यहां पे भी एक बार Q3 आ रहा था। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन से मुझे इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी। Q2 की इक्वेशन हो जाएगी मेरे लिए Q2 इज इक्वल टू Q1A प्लस Q2B प्लस, अब Q3 की जगह पर मैं ये रख देता हूं Q2A। तो मुझे क्या मिलेगा, Q2A, ये मैंने Q3 की जगह पर रखा और फिर A के ये पहले से यहां मौजूद था तो इसको भी मैंने लिख दिया Q2A। अब अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, मैं Q2 इसी एक्सप्रेशन को देखिए दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए। मैंने लिखा Q1A प्लस, इन दोनों में से Q2 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, B प्लस डबल A। नाउ यू कैन सी दैट ये एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी के फॉर्म में आ गई है, विच मीन्स दैट, देखिए ध्यान से मैं किसको R मान रहा हूं, ये मेरा हो जाता है R, दिस बिकम्स Q, दिस अगेन इज R। देखिए दोनों तरफ ये स्टेट सेम है और ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है दिस इज P, और यहां पर इससे केवल दो ही स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो रही है, एक B और एक डबल A, तो मतलब इसके अंदर नल सिंबल नहीं आ रहा है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, नल सिंबल शुड नॉट बिलोंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन P। अगर ऐसा है तो मैं इस एक्सप्रेशन को किसके फॉर्मेट में लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू क्यूपी स्टार के फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी अगला एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरा, इसको अगर मैं निकालूंगा ऑर्डर थ्योरम लगा के, इट विल बी R इज इक्वल टू Q कितना है Q1A, P स्टार, तो P कितना है मेरे पास, इट इज B प्लस डबल A का स्टार। अब ये एक्सप्रेशन को मैं एक नंबर असाइन कर देता हूं, लेट मी कॉल दिस एक्सप्रेशन एज 4। इसको मैंने 4 नंबर की एक्सप्रेशन असाइन कर दिया और इसे देख करके आपको समझ में क्या आ रहा है कि ये क्या चीज बन गई है, ये Q2 का रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया Q1 के टर्म्स में। यानी Q1 का जो भी एक्सप्रेशन आए, अगर उसमें मैं A B प्लस A स्टार जोड़ दूंगा, कॉन्केटेनेट कर दूंगा, तो Q2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q2 फ्रॉम 4 इंटू 1, 4 से मैंने इस वैल्यू को उठा के फोर्थ नंबर की इक्वेशन से उठा के कहां रखा, इक्वेशन नंबर 1 में रखा। यानी जो हमारी फर्स्ट स्टेटिक इक्वेशन आई थी Q1 की, इसमें मैं Q2 की वैल्यू जो यहाँ Q2S की जगह पर प्लेस करूंगा। अब देखिए ध्यान से, पहले दो टर्म याद कर लीजिए, Q1 इज इक्वल टू नल प्लस Q1A है, तो मैं वही लिखने जा रहा हूं आपके लिए। देखिए ध्यान से क्या लिखता हूं, Q1 इज इक्वल टू नल प्लस Q1A प्लस, अब Q2 की जगह पर आपको Q2 की जो एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 4 में निकली थी वो रखनी है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, यू विल राइट हियर Q1A और साथ में क्या लिखोगे, देखो ये वो पूरी एक्सप्रेशन लिखनी है आपको, दैट इज B प्लस डबल A स्टार। यहां तक की जो इक्वेशन थी, दैट पार्टिकुलर इक्वेशन इज, वो तो हमारी किसके हिसाब से थी, दैट पार्टिकुलर इक्वेशन, ये आपने वैल्यू रख दी यहां पर Q2 की, लेकिन ऊपर जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी उसमें Q2 के साथ में क्या कॉन्केटेनेटेड है, B। तो हम यहां पर इसके बाद एक यहां पर B और रख देंगे इस तरह से। यानी आपने इस इक्वेशन में Q2 की जगह पर Q2 की ये वाली वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 4 में आएगी, इसको आपने यहां पर रख दिया। तो ये हमें क्या मिल गई, पूरी एक्सप्रेशन मिल गई। अब इसको भी अगर मैं रीराइट कर दूं थोड़ा सा अपने हिसाब से और कुछ कॉमन ले लूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q1 इज इक्वल टू नल प्लस, इन दोनों में Q1 है, यही वो ट्रिक है जो हमने लगाई है कि कॉमन स्टेट हमें मिल जाए। हमने Q1 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या मिला हमें, A प्लस, ये वाला A ले लिया, प्लस इसमें से Q1 हटा दो, बचा हुआ टर्म क्या है, A B प्लस डबल A का स्टार B ब्रैकेट क्लोज। नाउ ये जो इक्वेशन आई है, मैं इसका नंबर भी आपको देता हूं, लेट मी कॉल दिस पार्टिकुलर एज 5। ये मेरी 5वीं इक्वेशन है और इसको भी आप देखें तो ये एक तरह से R इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी के फॉर्मेट में है। कैसे है वो देखिए, ये बन गया मेरा R, नल सिंबल को मैंने Q मान लिया,
Q1 मेरा R है ही, जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइंड है, और ये जो पोर्शन मेरे पास है, ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज P। अगर हम किसी एक्सप्रेशन को R इज इक्वल टू क्यू प्लस आरपी के फॉर्म में ले जाते हैं तो इसे आर्डर्स थ्योरम की हेल्प से दूसरे फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, दैट इज R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। तो अगर मैं इसको लिखूं यहां पर तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट Q1 इज इक्वल टू क्यू कितना है मेरा, नल, P स्टार। तो यहां पर मैं लिखूंगा P, अब P कितना बड़ा है, देखिए यहां पर A प्लस A B प्लस डबल A का स्टार P, इतना तो था मेरा, इतना पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज P। और यहां क्या लेना है, P का स्टार, तो इसके ऊपर भी मैं एक एस्ट्रिक यहां पर लगा देता हूं। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, दिस इज आई गॉट Q1's रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखिए इसे मैं 6th नंबर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आप क्या समझ लेंगे कि मैंने Q1 की रेगुलर एक्सप्रेशन आपके लिए कैलकुलेट करके निकाल दी है, ठीक है ना। Q1 की रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके निकाल दी है। अब इसके अंदर आप देखिए कोई स्टेट नहीं आ रही है, मतलब ये Q1 की रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर इस दिए गए डीएफए में Q1 ही हमारी फाइनल स्टेट होती तो इतनी एक्सप्रेशन से हमारा काम चल जाता है, मगर ऐसा नहीं है, Q1 फाइनल स्टेट नहीं है, Q3 है फाइनल स्टेट। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम डीएफए का कन्वर्जन करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो हमें फाइनल स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा होता है वो निकालना होता है, ठीक है ना। अभी हमें क्या मिल गया है, Q1 का रेगुलर एक्सप्रेशन मिल गया है। नाउ लुक एट द एक्सप्रेशन नंबर 4। अगर इस एक्सप्रेशन नंबर 4 में मैं Q1 की जगह पर, यहां जो Q1 लिखा है इसकी जगह पे Q1 का एक्सप्रेशन प्लेस कर दूं तो मुझे Q2 की रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगी, और वो कुछ इस तरह से होगी, Q2 इज इक्वल टू Q1। तो मैं Q1 की एक्सप्रेशन लिखूंगा यहां पर। मैं नल को इसलिए अब हटा रहा हूं यहां से आगे बढ़ते समय, क्योंकि अगर किसी भी स्ट्रिंग में आप नल का कॉन्केटेनेशन करते हो तो वो स्ट्रिंग एज इट इज रहती है, उसके ना तो उसके लेंथ में कोई फर्क आता है और ना ही स्ट्रिंग में कोई चेंज होता है, राइट। तो यहाँ कॉन्केटेनेशन के फॉर्म में है, इसलिए नल को आप हटा पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर यूनियन के फॉर्म में होता है, यहां मैंने नल प्लस लिखा होता तो फिर मैं एक्सप्रेशन में से नल नहीं हटा सकता था, ठीक है ना। तो नल चूंकि कॉन्केटेनेशन में, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब मेरे पास क्या बचेगा, Q2। अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन में Q1 की वैल्यू रखिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इट इज A प्लस A B प्लस डबल A का स्टार B का होल का स्टार। ये मैंने ऊपर वाली एक्सप्रेशन से लिया है, और ये Q1 की वैल्यू है इतनी। मगर ऊपर जो एक्सप्रेशन थी उसमें Q1 के अलावा और क्या क्या था, इसमें A ब्रैकेट में B प्लस डबल A का स्टार भी था। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, इसके आगे जोड़ के क्या लिखूंगा, A B प्लस डबल A का स्टार। थोड़ा सा आउट ऑफ कैमरा जा सकता है, A B प्लस डबल A का स्टार। ये कैसे मिला है मुझे, मैंने बहुत सिंपली यहां से एक्सप्रेशन नंबर 6 में से, जो 6 नंबर की इक्वेशन थी उसमें से उठा करके Q1 की वैल्यू को एक्सप्रेशन नंबर 4 में जो ये Q1 लिखा है इसके रिप्लेस कर दिया। तो उस एक्सप्रेशन के बाद आपने इतना पोर्शन और जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब आप इस Q2 की एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से। इस Q2 की एक्सप्रेशन में भी अब कोई स्टेट नहीं है, और ये Q2 का रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे सामने बन करके निकल के आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी हमें एक स्टेट का और निकालना है, जो कि हमारी फाइनल स्टेट है। एक्चुअली हमें निकालना तो Q3 का ही था, क्योंकि Q3 फाइनल स्टेट है इसलिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली अब हम देखेंगे क्या Q2 की एक्सप्रेशन से हम Q3 की एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ Q3 किसके बराबर था, Q2A। यानी आपको Q2 की रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ लिख के उसमें A का कॉन्केटेनेशन कर दोगे तो किसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी, Q3 की एक्सप्रेशन बन जाएगी। यानी मुझे सिंपली सिर्फ अब इतना करना है, Q3 की एक्सप्रेशन कैसे मैं निकालूंगा, देखिए इस तरह से लिखी जाएगी, Q3 इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूं ताकि वो आउट ऑफ कैमरा ना जाए। एज इट इज मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूं अभी Q2 की जो एक्सप्रेशन थी वो, B प्लस डबल A स्टार, ये हमने ऊपर से कॉपी कर दिया Q2 एक्सप्रेशन को। लेकिन ये कैसे बन रही थी, ये बन रही थी Q2 की एक्सप्रेशन में A के कॉन्केटेनेशन से। तो मैं इसमें बाद में यहां पर आकर के क्या करूंगा, इसमें एक A का कॉन्केटेनेशन और कर दूंगा लास्ट में। तो ये बन जाती है Q3 की रेगुलर एक्सप्रेशन। और सिंस इस पार्टिकुलर गिवन डीएफए में Q3 हमारी फाइनल स्टेट भी है, तो आपको क्या करना पड़ा, Q3 के लिए आपको कैलकुलेट करके निकालना था, और वो आप निकाल चुके हैं। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दी गई है, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है, दिस वन, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू कैलकुलेट एंड फाइंड आउट, विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होगा कि आपने यहां पर पता लगाया कि फाइनल स्टेट का के कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग को तभी एक्सेप्टेड माना जाता है वो फाइनल स्टेट पर पहुंच जाती है,
और फाइनल स्टेट नहीं, डीएफए की हर स्टेट रिप्रेजेंट करती है एक सेट ऑफ स्ट्रिंग को जो कि सिग्मा को बिलोंग करता है, सिग्मा स्टार को बिलोंग करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर यह था कि जो फाइनल स्टेट है उस पर जिन जिन स्ट्रिंग से आप पहुंच सकते हैं उन सारे स्ट्रिंग्स के सेट को रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना, और वो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास यहां पर निकल करके आ गई। So this is how we can convert a given DFA into corresponding regular expressions. Next video we will look at one more example to make it better, and then we will shift to other numericals. Thank you very much.